Welcome to our YouTube channel Maths by Jeevan Sir. Today we will discuss some important questions of chapter 1 for the examination point of view. Let's start our first question. First topic is prime factorization. First question, the number 385 can be expressed as the product of prime factors. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम 385 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हम 385 को उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो हमें 385 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 5, नाउ बाय 7 and now by 11. So we can write 385 is equals to 5 multiplied by 7 multiplied by 11. 385 is equals to 5 multiplied 7 multiplied by 11. So option number B. Now next question, HCF and LCM. If two positive integers p and q can be expressed as p is equals to 18 a square b raised to power 4 and q is equals to 20 a cube b square, where a and p are prime numbers, then find HCF and LCM and also verify the relationship between HCF, LCM and two numbers. So we can write p is equals to 18 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू पावर 4, और Q को हम लिख सकते हैं 20 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर। सो अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या प्राइम फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं क्या वो सब मैच हो रहे हैं। P की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 3 है, A है और B है। Q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 5 है, A है, B है। मतलब Q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का कहीं पे भी अता पता नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ 3 रेज़ टू पावर 0 साथ में लिख दें। सेम टू सेम P में 5 फैक्टर कहीं पे नहीं है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 5 रेज़ टू पावर 0। अगर हमें P और Q का HCF निकालना पड़ा मेरे भाई, तो बड़ी ही सिंपल ट्रिक है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें इसका उल्टा काम करना होता है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हमें पावर ढूंढनी होती है सबसे छोटी। अब देखो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है P और Q में, 2 की पावर 1। 3 की सबसे छोटी पावर क्या, 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ है जी छोटी है 3 रेज़ टू पावर 0। 5 की छोटी पावर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 0। A की छोटी पावर क्या है, A स्क्वायर, और B की छोटी पावर क्या है, B स्क्वायर। सो ये वैल्यू होगी 2 A स्क्वायर B स्क्वायर, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 5 रेज़ टू पावर 0 1 होता है। सो हम HCF निकाल चुके P एंड Q का। अब LCM, LCM की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम में लिस्ट आता है लेकिन काम करना है अपोजिट, तो लिस्ट का अपोजिट बड़ी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो 2 की बड़ी वैल्यू क्या है भाई, 2 की पावर्स में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2। 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 2। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 1। A की बड़ी पावर क्या है, A क्यूब, और B की बड़ी पावर क्या है, B रेज़ टू पावर 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 180 A क्यूब B4। तो ये हमारा LCM हो गया P और Q का, ये हमारा HCF हो गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। साथ में बोला कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF, LCM एंड टू नंबर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि HCF, LCM और उसके दो नंबर्स जो यूज में लिए गए हैं उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप होती है भाई HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
HCF की जगह HCF की वैल्यू लिखें 2a² b² मल्टीप्लाई बाई एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू 180a³ b4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट p और q की, p की जगह लिख दिया 18a² b4 मल्टीप्लाई बाई q की जगह लिख दिया 20a³ b²। सो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360, a रेज टू पावर 2 a रेज टू पावर 3 बीच में मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 20 360 सेम a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 6। आपकी LHS और RHS सेम आ चुके हैं, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट, इसी रिलेशनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर वो हमें कोई दो नंबर देता है 39 एंड 91, कहता है कि उनका HCF जो है वो 13 है, LCM आपको फाइंड करना है, तो वही HCF और LCM की रिलेशनशिप हम लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं वो नंबर्स होते हैं, गिवन नंबर्स। HCF कितना है 13, LCM हमें निकालना है 39 मल्टीप्लाई 91, देन LCM इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 91। जो LCM के साथ यहाँ 13 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में आएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब 3 और 91 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 273। नेक्स्ट, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, फाइंड HCF। सो लेट फर्स्ट नंबर से a विच इज इक्वल टू 2x, जब भी रेशियो होता है हम साथ में x लगा देते हैं, b इज इक्वल टू 3x, a एंड b का जो LCM होगा वो होगा 2 3 जा 6x, बट उन्होंने LCM बोला 180, सो 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 30, x इज इक्वल टू 30। लेकिन हमसे पूछा गया HCF, हमसे पूछा गया है a और b का HCF। a और b का HCF मतलब 2x और 3x का HCF, मतलब जो इनमें कॉमन है, 2x और 3x में कॉमन है x, और x की वैल्यू हमें पता है 30। सो HCF ऑफ a एंड b इज 30। नेक्स्ट, if a is equals to 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power x and b is equals to 2 raised to power 2 multiplied by 3 multiplied by 5 and c is equals to 2 raised to power 2 multiplied 3 multiplied 7, and we have given that LCM of these a, b and c is equals to 3780, then find the value of x। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। अभी जो हमने पीछे इस क्वेश्चन में सीखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस हम लगाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग ABC का एलसीएम क्या निकलेगा, तो एक बार आप इसको इस फॉर्म में लिखें, a is equals to 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power x, b is equals to 2 raised to power 2 3 raised to power 1 5 raised to power 1, and c is equals to 2 raised to power 2 3 multiply 7। अब वही काम हम देखते हैं कि क्या सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हर जगह सेम है। 2 a में भी है, b में भी है, c में भी है, 3 a b और c तीनों में है। क्या 5 जो है वो तीनों में है? नहीं है, तो उसकी जगह हम यहाँ लिख देते हैं 5 raised to power 0, यहाँ पे भी 5 raised to power 0।
अब 7 क्या हर जगह है 7? नहीं है जी। 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0, यहाँ पे 7 रेज टू पावर 1 है। बहुत बढ़िया। अब हम एलसीएम निकालते हैं अपने अकॉर्डिंग एबीसी का। नाम में है जैसे लिस्ट, लेकिन हम पावर उठाएंगे बड़ी वाली, तो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या दिखाई दे रही है आपको? 2 की पावर 2 ही दिखाई दे रही होगी। यहाँ 3 रेज टू पावर x, यहाँ 5 रेज टू पावर 1 आपको बड़ी दिखाई दे रही है, और यहाँ 7 रेज टू पावर 1 आपको बड़ी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये जो एलसीएम है वो 3780 के इक्वल है। क्यों ना हम 3780 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लें। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं दैट मीन्स इस एलसीएम की जगह मैं 3780 लिख सकता हूं। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2, यहां लिखता हूं मैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू पावर 1। कंपेयर करो 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 3 रेज टू पावर 3 है, यहाँ 3 रेज टू पावर x है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट, कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर हों, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर हो जाए। तो जो सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2, और जो लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। और हाँ, जो 2 यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये इकलौता ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ओड होते हैं। तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम चाहिएगा। 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा भाई? 2, और इनका एलसीएम कितना होगा जी? 4। हमें बोला गया था रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमसे पूछा गया था एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। दैट मीन्स 4/2, दैट इज 2/1, दैट मीन्स 2:1। और भाई ये क्वेश्चन तो जो है ये तो हमारी 10th क्लास की शान है। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है भाई। कभी √3 होगा, कभी √2 होगा, कभी √5 होगा, कभी इनके कॉम्बिनेशन में भी होगा, जैसे 2 + √3। ठीक है। सबसे बढ़िया जो इसका तरीका है इरेशनल प्रूव करने का, वो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ये मान लो कि √3 इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर है। और रेशनल की सभी डेफिनेशंस को ये सेटिस्फाई भी करता है। और लास्ट में कहीं हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था कि ये रेशनल है वो झूठ था, वो गलत था। तो अपने आप जो रेशनल नहीं था वो अब इरेशनल हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा भाई? सबसे पहले हम √3 को रेशनल नंबर मानेंगे। लेट अस assume that √3 is a rational number। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर co-prime integer and q is not equals to 0। दैट मीन्स √3 को हम
P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां पे P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये को-प्राइम इंटीजर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। को-प्राइम इंटीजर का मतलब है कि ऐसे कोई दो नंबर जिनका GCD 1 होता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 होता हो, या सिंपल भाषा में कहें तो जिनका HCF 1 होता हो, ऐसे दो नंबर्स को हम को-प्राइम कहेंगे। अब जब कभी भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, हर बार एक ही काम करना है। जब भी आपको रूट दिखाई देगा, आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर तो हो गया जी 3, इधर हो गया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। हर बार का एक काम है, आपको जब कभी यहां नंबर मिल जाए, नंबर हमेशा नीचे आएगा, q स्क्वायर उसकी जगह चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किया, हम लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 3। अब यहां साफ साफ दिखाई दे रखा है कि जो p स्क्वायर कोई एक नंबर है, उसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो एक q स्क्वायर नाम का एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो p स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। और हाँ, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो खुद नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। दैट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स जो p है वो 3 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा। अब p की टेबल 3 की टेबल में कहाँ आता होगा, हमने मान लिया कि जी उसकी k पोजीशन पे आता होगा। दैट मीन्स p इज टू 3k। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो p इज टू 3k को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। पुट p इज टू 3k इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 3 इज टू p का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स 3k का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। वही काम मैंने कहा था, जब p स्क्वायर q स्क्वायर को नीचे नहीं रखना। जैसे यहाँ पे q स्क्वायर नीचे था, हम उसको ऊपर ले गए थे, समझे। यहाँ पे वही है, q स्क्वायर यहाँ कहाँ है, नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या बन गया भाई, 3q स्क्वायर, और जो 9 है वो यहाँ डिवाइड में आ गया। दैट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब मैं कह सकता हूँ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट k स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। यहां से मैं लिखूंगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, बस 3 लाइनें और लिखनी है। यहां से हमें पता चला कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स जो यहाँ p और q हमने लिखे हैं, p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p की जो वैल्यू है और जो q की वैल्यू, उनका HCF 1 नहीं है, उनका HCF 3 आ गया। सो वी कैन से दैट p and q are not co-prime integers। क्यों? Because they have 3 as their common factor। लेकिन हमने तो कहा था कि √3 इर्रेशनल नंबर सिर्फ तभी हो सकता है जब उसमें p और q को प्राइम है। यहां से तो बोला कि p और q को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स हमने जो अज्यूम किया था वो गलत हो गया। सो आर
assumption was wrong, that means हमारी जो assumption थी वो wrong हो गई। assumption क्या थी? that √3 is a rational number, ये हमारी assumption थी तो ये गलत होगी। hence √3 is irrational number। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, √3 को इरेशनल प्रूव करना। हो सकता है कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि डायरेक्ट √3 ना बने, दैट मीन्स ऐसे बन जाए कि 2 + √3 या 2 - √3 या 4 - 2 √3, उसको इरेशनल प्रूव करो। तो उसको कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √3 इरेशनल गिवन है, हमें 5 - 2 √3 को इरेशनल प्रूव करना है। लेट अस अज्यूम 5 - 2 √3 इज ए रेशनल नंबर। सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे इरेशनल प्रूव करना है, हम इस पूरे नंबर को रैशनल मान लेंगे। अगर रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज P/Q, वेयर P and Q आर co-prime integers and Q is not equals to 0। जब कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि अंडर रूट वाली जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। जैसे कि यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव बनी हुई है तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये टर्म पॉजिटिव होगी और राइट वाली को ले आएंगे लेफ्ट साइड। अब हमें अब √3 की वैल्यू क्या होगी? जो √3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर वाली टर्म के साथ डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको साफ साफ एक बात दिखाई दे रही है कि हेयर 1/2 into 5/1 - P/Q is a rational number। साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/2 एक रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, P/Q भी रैशनल नंबर है। तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन है, इनका सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या रहेगा? रैशनल। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि किसके इक्वल होगा? रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा। अगर ये रैशनल है तो राइट वाली साइड भी रैशनल होगी। सो √3 is also a rational number, but √3 is an irrational number। लेकिन √3 तो एक irrational नंबर है जो कि गिवन है। बड़ी बढ़िया बात है गिवन है तो। अगर गिवन नहीं होता तो हम √3 को जैसे पहले हम क्वेश्चन में किया है वैसे हम इसको प्रूव भी कर देते कि ये irrational है। So our assumption was wrong, इसलिए हमारी assumption wrong है। इसका मतलब 5 - 2 √3 क्या आ गया? एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया है भाई। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना है? अंडर रूट वाली टर्म को पॉजिटिव साइड रखना है कि पॉजिटिव बनी रहे, वहां से अंडर रूट वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है। एक साइड ऑटोमेटिकली रैशनल बन जाएगी तो इसका मतलब दूसरी साइड जो है वो भी रैशनल होगी, लेकिन वो तो इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। कहता ऐसा एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो कि 281 और 1249 इन दोनों को डिवाइड करे, और जब 281 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 छोड़े, और 1249 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 छोड़े। 281 को जब कोई नंबर डिवाइड करेगा, यहाँ एक नंबर होगा, वो जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5।
और यही नंबर, यही जो x है, यही x जब 1249 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है ऐसा करना। ये रिमाइंडर सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, जैसे इसमें अलग अलग दे रखे हैं, एक में 5 एक में 7। हम ये कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर बचे ही ना। रिमाइंडर ये 5 कब नहीं बचता, जब ये नंबर 281 की जगह 276 होता। मतलब इस रिमाइंडर को इसमें से पहले ही अगर हम माइनस कर देते तो ये रिमाइंडर बचता ही नहीं, रिमाइंडर 0 होता। सिमिलरली यहां से ये नंबर बचता 1242। इसका मतलब मैं कोई ऐसा नंबर निकाल लूं बड़े से बड़ा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इन दोनों को डिवाइड कर दे तो रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर बच रहे थे। इनको डिवाइड करेगा मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे। दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करवाना चाहता है, वो भी ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा तो होता है जी HCF। HCF में भी आता है, HCF का मतलब है हाईएस्ट। तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट निकालना है, मतलब हमें 276 और 1242 का HCF निकालना पड़ेगा। तो आप इनका HCF निकाल लीजिएगा, जो कि जब इनका HCF निकालोगे तो आपका आएगा 138। HCF आपको निकालना आता ही है। नेक्स्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमें एक ऐसा नंबर निकालना था जो डिवाइड करेगा। इसमें क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 एंड 16। कहता है हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 12 से डिवाइड होगा। हमें अब डिविडेंड चाहिए, पहले हमें डिवाइजर चाहिए था। 16 और 24, जब इनसे हम उस सेम नंबर को डिवाइड करें, यहां भी रिमाइंडर 7 बचे, यहां भी रिमाइंडर 7 बचे, यहां भी रिमाइंडर 7 बचे, ऐसा क्वेश्चन बड़ा सही है। एक बात बताओ, क्या हम कोई ऐसा नंबर निकाल सकते हैं जब रिमाइंडर बचे ही ना? हाँ जी, अभी अभी हमने सीखा। रिमाइंडर बचे ही ना के लिए अगर बड़े से बड़ा निकालना तो HCF निकाल लो, लिस्ट निकालना है तो एलसीएम निकाल लो। तो जी 12, 16, 24 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं जी। क्या निकल के आता है देखो, एलसीएम देखो भाई, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम जो आपका निकल के आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 to the 6 to the 12, 12 to the 24, 24 to the 48 multiplied by 3, 144। तो ये एक ऐसा नंबर निकल के आ गया भाई जो कि हर बार रिमाइंडर 7 छोड़ेगा। अगर हम इसको नहीं, 144 तो अभी हमारा एक ऐसा नंबर निकल के आया जो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर 7 छोड़े। तो क्यों ना हमें इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा भाई, 251। अगर मैं 251 को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 बचेगा। 251 को 16 से डिवाइड करता हूं तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा, और 24 से डिवाइड करता हूं तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा। हमने पहले एक ऐसा नंबर निकाला है जो रिमाइंडर हर बार क्या छोड़ेगा, 0 छोड़ेगा, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 7, इसलिए हमने उसमें 7 ऐड कर दिया। नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि 6 raised to power n जो है, जो n है वो एक नेचुरल नंबर है,
तो कहते हैं 6 रेज टू पावर n से जो भी नंबर निकल के आएगा उसके एंड में 0 आएगा। जनरली अगर आप देखना चाहें तो नेचुरल नंबर पुट करके देख सकते हैं एक बार। 6 रेज टू पावर n 1 6, 6 रेज टू पावर 2 36, 6 रेज टू पावर 3 216। इसका मतलब ये तो हर बार 6 आ रहा है। वो कह रहा है कि हर बार 0 आ रहा है क्या, चेक करो। नहीं जी, 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे हम सबका तो नहीं बता सकते ना। बताने का क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n इज 6 रेज टू पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n। वी नो दैट a number ends with 0 must divisible by 2 and 5 both। हमें मत पता है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन आपको 6 रेज टू पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। बट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to power n. So 6 raised to power n cannot ends with digit 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 6 रेज टू पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। हमें पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। लेकिन 6 रेज टू पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। एक केस स्टडी क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा ही बनता आया है और वो सेम इसी टाइप का बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ बुक्स इन पब्लिक लाइब्रेरी आर गिवन बिलो। पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखी हुई हैं। हिस्ट्री की 96 बुक्स हैं, साइंस की 240 और मैथ्स की 336। दीज बुक्स, यहां से है मेन क्वेश्चन स्टार्ट। दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब ढेरियां, ढेरी कितनी बनेंगी उनकी। कहता कि हमें इस हिसाब से अरेंज करनी है कि जो स्टैक्स हैं वो कम से कम बने, ढेरियां कम से कम बने। ढेरियां कम से कम कब बनती हैं भाई, बुक्स की ढेरियां सबसे कम से कम तब बनेगी जब एक ढेरी में बुक्स ज्यादा से ज्यादा होंगी। और ये आपको बुक्स ही दे रखी हैं। अब बुक्स ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा के लिए हम क्या निकालते हैं, यहां भी हमने किया था, ज्यादा के लिए हमने HCF निकाला था, तो यहां पे भी हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। यहां मिनिमम देख के एलसीएम मत निकाल देना, क्योंकि इसने बोला मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, स्टैक्स की मिनिमम बोला है, बुक्स का मिनिमम नहीं बोला। अब कम से कम स्टैक्स चाहिए, तो इसका मतलब हर एक स्टैक में बुक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर की होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी, इसलिए हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बुक्स दे रखी हैं, तो जो HCF एलसीएम से वैल्यू निकल के आएगी वो भी नंबर ऑफ बुक्स की ही निकल के आएगी, स्टैक्स की नहीं निकलेगी। इसलिए हम इसका मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक बोला, तो हम इसका HCF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वो ढेरियां कम से कम चाहता है, मतलब हर ढेरी में वो बुक ज्यादा से ज्यादा चाहेगा, और ज्यादा से ज्यादा के लिए हमेशा HCF निकलता है। सच दैट ईच स्टैक कंटेन बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। और इस हिसाब से ढेरी बनानी है कि हर ढेरी में बुक्स एक ही सब्जेक्ट की हों। ऐसा ना हो कि हिस्ट्री वाली ढेरी में साइंस या मैथ की बुक भी लगी पड़ी है। एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द ईच स्टैक इज सेम। और हर एक ढेरी में नंबर ऑफ बुक्स हमेशा सेम होंगी, ऐसी उसने कंडीशन दी है। तो क्यों ना हम सबसे पहले HCF निकाल लें। HCF ऑफ 96, 240 एंड 336। हम
एचसीएफ मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका एचसीएफ जब आप निकालोगे आपको 48 मिलेगा। 48 एक ऐसा बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन सब का है। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही था। अब 48 क्या आया? अब यहां ये बुक्स हैं तो 48 बुक्स ही तो आई होंगी ना। हाँ भाई, भाई बुक्स हैं तो बुक्स का एचसीएफ बुक्स ही आएगा, एलसीएम भी बुक्स ही आएगा। तो ये बुक्स आई है 48 बुक्स। इसका मतलब ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक? हर एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी? तो हर एक स्टैक में 48 बुक्स होंगी जी। पहला आंसर आ चुका है। सेकंड, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथ्स बुक? कहता है मैथ्स की बुक बनाने के लिए हमें कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे। अब सोच के देखो, अगर एक स्टेप में एक स्टैक के अंदर अगर 48 बुक्स हैं, हमारे पास मैथ्स की 336 बुक हैं। अगर एक ढेरी में 48 आती हैं बुक्स, तो टोटल नंबर ऑफ ढेरियां अगर हमें निकालनी पड़े भाई, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ स्टैक्स निकालनी पड़े तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक। तो जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहां से निकल के आता है 7। इसका मतलब 7 क्या आया? स्टैक्स। एक स्टैक में 48 बुक्स हैं तो हमें 7 स्टैक बनाने पड़ेंगे फॉर मैथ्स बुक। और नंबर 3 कहता है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल बुक्स। सभी बुक्स को अगर अरेंज करना हो तो टोटल कितने स्टैक्स बनेंगे, कितनी ढेरियां बनेंगी? तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री बुक के लिए कितनी ढेरियां बनेंगी? हिस्ट्री की बुक तो है जी 96 और एक ढेरी में बनती है जी 48, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आया जी? 2 स्टैक बने। नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर साइंस, साइंस बुक के लिए कितनी ढेरियां बनेंगी? साइंस की बुक कितनी है? 240 डिवाइडेड बाय 48। जैसे हमने 24 से कैंसिल आउट किया 10 या 2 से कट गया 5, तो 5 ढेरियां बनेंगी जी साइंस बुक की। और नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स बुक, मैथ्स बुक के लिए हमने अभी निकाली थी कितने? 7 स्टैक्स। तो टोटल स्टैक कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर ऑल बुक्स 2 + 5 + 7, 2 + 5 + 7 दैट इज 14। तो टोटल 14 स्टैक्स बनेंगे, 14 ढेरियां बनेंगी। हर एक ढेरी में 48 बुक्स होंगी। तो इसका मतलब 48 बुक्स की 2 ढेरियां तो बनानी पड़ेंगी हिस्ट्री बुक्स के लिए, उसमें सारी हिस्ट्री की बुक्स पूरी हो जाएंगी। ऐसे ही साइंस की बुक्स के लिए अगर हमें ढेरियां बनानी पड़ी तो हमें 5 ढेरियां बनानी पड़ेंगी 48 वाली। और मैथ्स के लिए ऐसे ही 7 ढेरियां बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे केस स्टडी में। और अगर आप इस सब से जो मैंने ये 12 क्वेश्चन जो करवाए हैं, इससे रिलेटेड अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं आने वाली पेपर के दौरान, और बहुत बढ़िया आपका एग्जाम जाएगा। थैंक यू वेरी मच।